इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल पढ़ा दिया है आपको, है ना। आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, इसका मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही मामला था सर। तो कुछ एलिमेंट दे रहे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। स्टार्ट करिएगा एटॉमिक नंबर 1 से। मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है इसका? 1 है सर। तो हाइड्रोजन के लिए लिखिए H1 अगर है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। अगर बेटा हीलियम है तो क्या हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके लिए आप लिखेंगे तो 1s2 लिखा जाएगा। अगर इसके बाद बात करेंगे तो लिथियम आएगा, एटॉमिक नंबर 3 होता है, लिखा जाएगा 1s2 2s1। बेरिलियम का 4 है, इसके आगे आपको लिखना है। बोरॉन 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है एटॉमिक। लिख डालिए। वही 1s2 2s2 करते हुए सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। वो तो बताया भी था कि याद करना है, बार बार समझना अपनी जगह था। N+L रूल वो सब पढ़ लिया हम लोगों ने, बस हमको याद होना चाहिए कि पहले कौन सी सबशेल आएगी, बाद में कौन सी आएगी। हो गया। बेरिलियम के लिए बेटा आपने लिखा होगा 1s2 2h2। बोरॉन के लिए 1s2 2h2 2p1। कार्बन 1s2 2h2 2p2 1s2 2h2 2p3। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट टर्न पे बता दिया है कि जो p सबशेल होती है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, d सबशेल में मैक्सिमम 10 और f सबशेल में मैक्सिमम 14, यानी इसके ऊपर नहीं निकल जाना है कभी। ऑक्सीजन के लिए बेटा 1s2 2h2 2p4 1s2 2h2 2p5। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपके लिखे हुए होने चाहिए, बार बार यूज होगा ये। इसके बाद आता है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 है। सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम 13 है, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, Cl 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19। इनको भी लिख लीजिए, नियॉन से लेकर पोटेशियम तक। देखिएगा, नियॉन के लिए आपने लिखा होगा
1H2, 2H2, 2p6, सोडियम 1H2, 2H2, 2p6, 3S1, 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p1, 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p2, 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p3, 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p4, 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p5, 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p6, 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p6, 4S1. ठीक बात। अब यहां पर कुछ गैसेस हैं जो इनर्ट गैस हैं, उनके कन्फ्यूग्रेशन को बोलेंगे इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। कौन कौन है? एक तो आपका ये हीलियम है, बोलो बेटा। एक आपका ये नियॉन है, इनर्ट गैस है। एक आपका ये आर्गन है, जितना अभी तक यहां लिखा है। ठीक बात। तो रेड बॉक्स के अंदर जो लिखा है इसे कहा जाता है इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। रेड बॉक्स के अंदर जो कन्फ्यूग्रेशन लिखा है इसे क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस कन्फ्यूगरेशन। पहली बात तो ये समझनी है, यानी इतना कन्फ्यूगरेशन कहलाता है इनर्ट गैस का। अब हां, 1H2 है तो मतलब हीलियम का जैसा कन्फ्यूगरेशन, 1H2, 2H2, 2p6 है यानी कि नियॉन का कन्फ्यूगरेशन। हम हर एक चीज आपको प्रॉपर बताएंगे। जैसे कि अब ये तो लॉन्ग फॉर्म है, यानी आपने एक एक बात लिख ली। अब यहीं पर मान लीजिए मैं सोडियम को पिक करता हूं, ये भाई साहब है, और मैं सोडियम को लेकर आया और उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर 11 है तो ये आपको पता होना चाहिए कि 11 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 10 इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन किसको फॉलो करता हुआ दिखेगा? नियॉन को। तो जब इसको रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है तो क्या यहां पर इस तरीके से AR लिखा होता है और कॉमा क्या लिखा होता है? 3S1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरीके से भी इस कन्फ्यूग्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है मामला? बना लीजिए। अरे सॉरी, आर्गन भाई, आर्गन क्यों होगा यार? नियॉन होगा, नियॉन बोल भी रहे हैं। यानी आप, लेकिन ये ध्यान रखना, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको समझना है कि ये सही लिखा है कि नियॉन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तक तो नियॉन को फॉलो किया, और एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट का बचा वो किस में चला गया? 3s1। तो दो बातें क्लियर है। पहला, डब्बे वाला कन्फ्यूग्रेशन इनर्ट गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, किसी भी एलिमेंट का कन्फ्यूग्रेशन लिखते समय जितना पार्ट इनर्ट गैस का है
उतने पोर्शन को इनर्ट गैस के नाम से डब्बे के अंदर लिखेंगे, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा होगा। क्लियर है मामला? ये दोनों बातें कर लीजिए। तीसरा टर्म बार बार आपको परेशान करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बार बार बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा गया आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ऐसे ही लिखना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी वैल्यू और किसकी सबसे बड़ी वैल्यू? स्मॉल एन की, जिसको आपने पीछे पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान आया आपको? एन की सबसे बड़ी वैल्यू यानी 1:2:2 2p6। तो ये जो 1n लिखा है बाहर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो n की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, वो नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको क्या ढूंढने हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आप कौन से वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे? आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी शेल आउटर मोस्ट है? आपको याद रखना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो क्वांटम नंबर सबसे बड़ा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन है सर, इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? तो क्या एक ही यहां पर शेल है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। इनर्ट गैस के लिए देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसमें भी दिखा देंगे आपको। जैसे हीलियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे, एक ही शेल है यहां पर। लेकिन अगर मैं लिथियम के लिए पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल तो ये है ना, बोलो। आउटर मोस्ट जो शेल है तुम्हारी, वो कौन सी वाली है? वो तो यही है। अब ये शेल अगर आउटर मोस्ट है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि अंदर वाली शेल लेने का कोई मतलब नहीं है। अंदर वाली शेल लेने का कोई मतलब नहीं है। कहां तक लिखे हो? लग रहा मामला गायब हो गया गुरु। आ जाना चाहिए, स्पिन पढ़ लिया है। सीधा सा फंडा है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, तो क्या 1 होगा? एक ही शेल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 2 होंगे? एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां से ये मामला समझ में आना चाहिए, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 2 नंबर वाली। क्या लिखा है? वो शेल जिसमें n की वैल्यू सबसे बड़ी हो, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मामला? अब एक छोटी सी बात हमको बताओ, ऑक्सीजन में, सबके नहीं निकालने, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है तुमको? 2 वाला। देखते जाना। तो ये तो तुमने शेल मार्क कर ली। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है या 6 प्रेजेंट है? 4 और 2 6, यानी ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। ऐसे ही बेटा फ्लोरीन में देखो, क्या आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 नजर आ रहे हैं? बोलो भैया।
आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी? नंबर 2 वाली। क्लियर है मामला? बना लीजिए, उसको प्रॉपर लिख लीजिए। लार्जेस्ट वैल्यू लेनी होती है हमेशा, है ना? और वो कैसे पकड़ोगे? जो नंबर सबसे बड़ा दिखे तुम्हें, वो कितनी भी बार रिपीट हो उससे कोई मतलब नहीं है। एसपीडीएफ कुछ भी लिखा हो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग उस n की वैल्यू को, यानी वो जो नंबर है, क्या हम लोगों ने उसको पढ़ रखा है? उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैंने वही बोला है कि n की लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में। वो क्या बता देगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब इसी सवाल में अगर मैं तुमसे पूछूं एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या एल्यूमिनियम की जो आउटर मोस्ट शेल है वो नंबर 3 वाली होगी? यानी ये वाला मामला लिया जाएगा, और 3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? यहां पर 3 आएगी। अगर चाहे तो आप इनर्ट गैस भी ले सकते हैं। मान लीजिए नियॉन की बात करें और पूछा जाए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या आउटर मोस्ट शेल ये 2 वाली होगी? तो यहां से अगर देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 8। क्लियर है मामला? तो आपके द्वारा लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर लिखा होता है वो आगे पीछे कहीं भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से क्या निकल आएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कहां काम करेगा? फॉर एस एंड पी ब्लॉक। क्लियर है मामला? क्योंकि हमने आपके सामने जो एलिमेंट लिखे हैं वो कौन से ब्लॉक के लिखे हैं? एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक का भी कोई भी एलिमेंट आया नहीं। चले भैया, अब ये बताओ, जब ये काम तुम किसी भी एलिमेंट के लिए कर सकते हो तो किसी भी आयन के लिए भी लिखा जा सकता है, लेकिन बस वो आयन कैसा होना चाहिए? मोनोवैलेंट आयन होना चाहिए। मोनोवैलेंट का मतलब एक एलिमेंट हो उस पे चार्ज कितना भी प्लस और कितना भी माइनस, ग्रुप ऑफ एटम नहीं होना चाहिए। जैसे O2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन इसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन O+2 का कॉन्फ़िगरेशन इसके द्वारा लिखा जा सकता है। क्लियर है बात? तो नीचे लिखिएगा अफबाउ प्रिंसिपल applicable for neutral element. Above principle applicable for neutral element as well as its monovalent ion, या एंड इट्स आयन लिख दो। एंड इट्स आयन, आयन मतलब उस पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कितना भी प्लस हो कितना भी माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? जैसे एक सवाल के द्वारा करते हैं तो बात पकड़ में आएगी। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा Na+, क्या लिखा बेटा? Na+। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। प्लस का मतलब 1 चला गया, तो इसका मतलब हमको यहां पर 11 में से क्या 1 घटाना पड़ेगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे? 10 के लिए। क्लियर है मामला? तो जैसे ही मैं 10 के लिए लिखूंगा तो 10वें इलेक्ट्रॉन पे रुक जाऊंगा, यानी 1s2,
2h2 2p6। अच्छा, कंफ्यूग्रेशन में तो प्लस माइनस होता नहीं। अब हमको जरा ये बताओ, ये तो Na+ का कंफ्यूग्रेशन हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कंसेप्ट वही है सर। क्या ये s ब्लॉक एलिमेंट है? इसका मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसे निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल ढूंढनी पड़ेगी। आउटर मोस्ट शेल होती है सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या वो नंबर 2 है यहां पर? इसका मतलब Na+ में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी सर? 8। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। अब पीछे जो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिखी है वहां बगल में जरूर लिख लीजिएगा, अप्लीकेबल फॉर s एंड p ब्लॉक। लिखा है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। वहां साइड में लिख लेना फॉर s एंड p ब्लॉक, फॉर s एंड p ब्लॉक। ठीक बात। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में जो nth शेल होती है, कौन सी शेल सर? nth, उसे बोलते हैं अल्टीमेट शेल। क्या नाम देंगे? अल्टीमेट शेल। उससे एक कम क्या नाम देंगे? पेनल्टीमेट शेल। उससे एक और कम क्या नाम देंगे? प्री पेनल्टीमेट शेल। या बेटा इसी को नाम देते हैं एंटी अल्टीमेट शेल, या तो प्री पेनल्टीमेट शेल बोल दो या उसी को क्या बोल दो? एंटी अल्टीमेट शेल। उतारने से पहले एक बात बताओ, तुम कहोगे कन्फ्यूग्रेशन समझ में आया, n का मतलब क्या वो नंबर है? 1s2 का 1, 2s2 का 2, यही तो है। n किसको मान रहे हैं? n का मतलब उस कन्फ्यूग्रेशन में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी। कौन सी? लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी उसे हम क्या मान लेते हैं? nth शेल। तो इतनी मैथ तो तुमको आती होगी कि अगर आपने छठी शेल को n माना तो पांचवी शेल अपने आप ही n-1 कहलाएगी और चौथी वाली n-2 कहलाएगी। क्लियर है मामला? बनाइए तो हम आपको करके दिखाएं भी। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन जो बचा था कैल्शियम का, वो लिखेंगे एटॉमिक नंबर 20 के लिए। नाम याद रखना, पेपर में पूछ लेगा। जैसे कन्फ्यूग्रेशन लिखना आ गया तुमको, वो पूछेगा बताओ इसमें कितने अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब nth शेल के इलेक्ट्रॉन गिन दो। पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन गिन दो। प्री पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? n-2 को लिख दो। n-3 और n-4 के लिए कुछ भी बोला नहीं जाता है, इतनी बात अभी आपको ध्यान रखनी। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिख दीजिए। 1s2 2h2 2p6 3h2 3p6 4h2। ऐसे बनाओ। अच्छा, नंबर कहीं भी लिखा हो आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात बताइए, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहां? 4। इसका मतलब कौन सी शेल होगी जिसको हम nth मानेंगे? 4 वाले को। बोलो भैया। उसके बाद
n-1 क्या 3 वाले को मानेंगे? तो 3 वाले यहां 2 दिख रहे हैं, दिखने दो। ये कौन सी शेल होगी? n-1। तो 2 वाले को क्या माना जाएगा? n-2। नाम के हिसाब से अगर बात करें तो क्या ये शेल आपके लिए अल्टीमेट शेल का काम कर रही है? बोलो भैया। n-1 वाली पेनल्टीमेट शेल का काम कर रही है और n-2 वाली प्री पेनल्टीमेट शेल का काम कर रही है। आप चाहो तो एंटी अल्टीमेट भी बोल सकते हो। क्लियर है मामला? अगर मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट शेल में है? अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप NH शेल के इलेक्ट्रॉन गिनने जाओगे? यानी आंसर कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। अगर इसी में पूछा गया कि आप मुझे पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन बता दो, तो क्या अब उनकी संख्या n-1 वालों से निकलेगी? तो 3 और 2 और 6 8। ऐसे ही तीसरा प्री पेनल्टीमेट शेल के लिए निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 8। 4 नहीं आएगा बेटा, 2 और 6 8 ही आएगा ना, इलेक्ट्रॉन गिनना है। क्लियर है मामला? जो पावर होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रॉन को। देख लो इधर, जिनको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो दोस्त, अभी यही समझ लो, जितना समय लगना है लगा लो। यहां पर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में ये जो पावर लिखी है, ये पावर किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रॉन को। बोलो बेटा। जो ये नंबर लिखा है आगे चल के 1 2, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? n को। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब किसकी बात करता है? शेल नंबर की। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब पता चलता है उस एटम में कितनी शेल पाई जाती हैं। उन्हीं शेल को हम लोगों ने क्या बोला था? ऑर्बिट बोला था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उन्हीं ऑर्बिट्स को हमने क्या बोला था? एनर्जी लेवल बोला था। तीनों नाम प्रॉपर लिखवाए हैं, शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, तीनों बातें एक ही। क्लियर है मामला? इसे करिए, एक सवाल देंगे, करके बताइएगा। प्रॉपर उतार लीजिए, मार्किंग प्रॉपर कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन में पावर बताती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहर का नंबर बताता है शेल नंबर, यानी कि ऑर्बिट नंबर, यानी कि कौन सा एनर्जी लेवल है। और इसे पढ़ने के लिए हमने कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसलिए हम उसे n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? लेकिन जब हमें किसी को n मानना होगा तो हम nth शेल किसको बोलेंगे? जो सबसे बाहर की शेल है, यानी आउटर मोस्ट शेल है, जिसके लिए वैल्यू सबसे बड़ी है। क्लियर है बात? एक छोटा सा सवाल करिएगा, देखिए आपने कितना पढ़ा। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सल्फाइड आयन। क्या लिखोगे गुरु? सल्फाइड आयन
and also find out penalty made shell electron and also find out penalty made shell electron present in it, यानी उसके अंदर कितने पेनल्टी मेड शेल इलेक्ट्रॉन है। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखे तो कर नहीं पाओगे, तो मैंने दोनों बातें एक साथ लपेट दी। चलो बताओ, पहली चीज सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, लेकिन अपन लोगों को 16 से नहीं मतलब है, अपने को मतलब है S-2 से। तो S-2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, यानी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखना होगा। ये नोट कर लिया है सबने? S-2 के लिए करो, 18 आएगा भाई, सबका आएगा। S-2 16 प्लस 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहे हो? 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहीं पे रुक जाएगा मामला। अब मुझे ये बताओ, यहां पर nth शेल कौन सी है? ऐसे बना लो, 3 नंबर वाली को क्या बोलोगे? nth। तो बेटा 2 नंबर वाली को क्या बोलोगे? n-1। इसमें तो कोई मैथमेटिक्स है नहीं यार। अगर 10 को n मान रहे हैं तो 9 को n-2 मान लेंगे, उसी में के घटता चला जाएगा। अब मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या n-1 शेल कोई हम लोग बोल रहे हैं पेनल्टी मेड शेल? अरे बोलो भैया। तो इसका मतलब है पेनल्टी मेड शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहां पर 8 होंगे। क्लियर है मामला? टेस्ट कितने लोगों ने दिया था कल? कितने लोगों ने? आंसर की मिल गया होगा। नंबर कितने लोगों ने मिलाया घर में जाके? एक आदमी। कितना आ रहा है? 46। तीनों मिला के, तीनों को बताओ। ठीक है, बढ़िया। 46 आ रहा है। 5 सवाल के आंसर गलत हैं, और बढ़ जाएगा तुम्हारा। 5 वही गलत हो गए होंगे, तो तुम्हारे 24 नंबर और बढ़ जाएंगे अभी, क्योंकि ये तो हो गई होगे। हाँ, तो 46 से तुम पहुंच जाओगे 70 नंबर। और जो पेपर है वो पेपर ऐसा है कि अगर आप फाउंडेशन बैच में रह के 50 नंबर के ऊपर स्कोर कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, हम अपने वाले का तो बता सकते हैं, 50 के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। 100 में 100 तो औकात सुबह वाले बैच की नहीं है, तो तुम तो बात ही छोड़ दो। वहां पे 100 में से पिछली बार 90 गया था, पेपर थोड़ा डाउन रखा था। इस बार ऊपर रखा है, तो 100 में से 70 नहीं जा रहा है लोगों का। तो इसलिए टेस्ट आपको सिर्फ एक काम करना है, टेस्ट देना है। अभी से लड़ना शुरू करिए, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नंबर नहीं आएगा, तो लड़ाई तुम उनके साथ कर रहे हो जो पेपर देने जा रहे हैं। तुम्हें वही पेपर 2 साल बाद देना है, बोलो। तो इसका मतलब तुम्हारे पास टाइम है, टेस्ट दो। और अगर टेस्ट में 0 नंबर आ रहा है, -2 भी आ रहा है, और एक बात अगर ठान लिए कि मैं अपने हर टेस्ट में केवल और केवल 5 नंबर बढ़ाऊंगा। कितने नंबर? 5। तीनों सब्जेक्ट मिला के 5 नंबर बढ़ाने का बड़ा सिंपल तरीका, एक सवाल करूंगा और सही करूंगा, तो 4 नंबर सही करने के मिले और गलत ना करने का 1 नंबर बचा, कि -1 मार्किंग है, 5 नंबर बढ़ जाएंगे। 3 सब्जेक्ट में एक सवाल हर टेस्ट में नहीं बढ़ाया जा सकता है क्या? 90 सवालों में एक सवाल बढ़ाया जा सकता है, उसमें भी 90 में से 15 सवाल ऑप्शनल है, यानी 15 करने नहीं है। सेक्शन बी में 5 छोड़ने होते हैं ना, तो तीनों में छोड़ रहे हो ना, तो वो प्रैक्टिस भी अपने अंदर डालो।
और आराम से कर लो, नंबर के फेर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए फाउंडेशन बैच को इस बार से इंक्लूड करा गया। तुम्हारा जो कोर्स के हिसाब से बनाएंगे, बात समझना, उसमें भी पेपर के लेवल में कोई कमी नहीं रखेंगे, बल्कि जो उनका है उससे थोड़ा डिफिकल्टी तुमको देंगे, जिससे कि तुम अब से लेकर एग्जाम तक कम से कम 40 पेपर दोगे। यानी हर सब्जेक्ट में 0 से शुरुआत करोगे, 1 नंबर भी हर पेपर में बढ़ेगा अगर, तो कम से कम 45 से 50 नंबर हर पेपर में तुम बिल्कुल फिक्स कर लोगे। 150 नंबर पे तो एनआईटी पक्का मिल जानी है। अब बिल्कुल देने ही ना हो, तुम्हारे घर कॉलेज ले जाके तुम्हारी जेब के अंदर तो नहीं डाल देंगे। जैसे कि शुरुआत में एडमिशन टाइम में जब आए थे तुम, तो कैसे आदमी आता है, आया, आके बैठा है मम्मी पापा के साथ, बोले बच्चा बहुत तेज है कंप्यूटर में, तो हम यही बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है। नहीं समझे तुम? कंप्यूटर साइंस ब्रांच का कंप्यूटर से कोई संबंध नहीं है। कोई भी बड़ा भाई, आपका रिश्तेदार अगर कहीं पढ़ता हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप अपनी मोटरसाइकिल में पहिया बदल लेते हैं, इससे कोई संबंध नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप घर में फ्यूज का तार बदल लेते हैं, आपको बल्ब लगाने का बड़ा शौक है, आप घर में दीपावली में जो झालर है वो खुद बना के लगा देते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई संबंध नहीं है। आप कागज का एरोप्लेन बहुत तगड़ा बनाकर बहुत दूर तक आपका एरोप्लेन चला जाता था क्लास में, इसका एरोस्पेस इंजीनियरिंग से कोई संबंध नहीं है। तो ये बात अपने दिमाग से हटा दीजिए। घर में एक रेडियो पुराना पड़ा था, आपने उसको ठीक कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कोई संबंध नहीं है। सीधा फंडा है, एक भी सीट आपको मिल गई अंदर, जो पढ़ा है वो पढ़ लो, तुम काबिल आदमी बन के निकलोगे। ये सब फालतू बात है। जो लोग मरते हैं ना, हां, अब तुम्हें लगेगा अगर संबंध नहीं है तो मरते क्यों है अंदर? मरते इसलिए है, कंप्यूटर साइंस टॉप रैंकर्स को मिलती है। तो अगर आप टॉप रैंकर हैं तो आप कंप्यूटर साइंस लीजिए ना, फिर मैकेनिकल क्यों लेंगे? इसलिए वो कंप्यूटर साइंस लेते हैं। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि उनको कंप्यूटर साइंस से बड़ा प्रेम है, कोई प्रेम रेम नहीं है। और हर ब्रांच का बच्चा अंदर जाके गाली ही बकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि मैं कहां फंस गया आके। ये बोलना होता है, नौकरी कर रहा होता है तो फिर रोता है कि बताओ क्या जीवन है, कोई जीवन है? बाद में कहे तो घर चलो तो कहे नहीं यहीं ठीक है, घर नहीं जाता है। विदेश में कहता है कि गांव की मिट्टी बड़ी याद आ रही है, लेकिन बोलो आओ घर चले, गांव की मिट्टी बुला रही है। वो नीम का पेड़ बार बार चिल्लाता है रात में, नहीं जाएगा भाई। जान रहा है ना कि वहां अगर वापस गए तो फिर सारी चीजें छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, फिर जेब में 10 का नोट आ जाएगा और सवेरे पेपर पढ़ेंगे सिलेंडर 200 रुपये महंगा हो गया। तो इससे बढ़िया विदेश में रह के देश की चिंता करनी है तुम। मैं साफ कहता हूं, आप देश के लिए कुछ मत करिए, अपने लिए करिए, देश के लिए अपने आप हो जाएगा। अपने लिए इतना कमा लीजिए कि आपके पास इतना रहे कि सुबह पेपर पढ़ा, किसी ने कहा वो सिलेंडर 200 रुपये महंगा हो गया, बोले ठीक कोई बात नहीं, क्यों? तुरंत गए कि दिमाग में एक बना लिया, थोड़ा और अच्छा काम करूंगा, मेरा पैकेज 40 लाख रुपए, 10% इंक्रीमेंट करा के 45 के पैकेज में आ जाऊंगा। जो भी महंगाई दर चल रही है, पता चला 4 से 4.5% हुई, तो आधा % बढ़ी, हमने 10% बढ़ा ली, मौज काट रहे, काम खत्म। फिर आधा बढ़ाना तो हम फिर बढ़ा लेंगे इधर, तो तुम खुश रहोगे। और वरना फिर वही है, 2 कैटेगरी है सर, एक जो सरकार से कह रही है कुछ दो, और एक जो सरकार को दे रही है। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि टैक्स पेयर का पैसा है, फालतू में बांट रहे हैं, बांटना पड़ेगा, तुम भी अंदर होगे तो तुम भी यही करोगे। इसलिए पढ़ाई कर लेनी है, और कोई वजह नहीं है। इसका कोई काम नहीं आएगा। ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डिसाइड करेगा कि आपको 5 नंबर वहां मिले या नहीं, करोगे तो है ही। और याद रखिएगा, हर सवाल की कीमत 5 नंबर है, 4 नंबर नहीं है। 1 नंबर तो कटेगा अगर गलत हुआ तो हर एक सवाल की वैल्यू कितनी है?
5 नंबर। और एक अच्छा बच्चा अपने अंदर एक चीज जरूर डेवलप करिए, वो क्या, लेकिन ये बताने के पीछे एक डिस्क्लेमर है, वो भी जरूर बताएंगे कि आप जितने सवाल करिए प्रयास करिए कि उसमें जितने आपने तुक्का लगाए हैं, ये हर आदमी को पता होता है कि मैंने तुक्का लगा रखा है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है सर जिसमें आदमी ये बोल देता है, जितने लोगों ने टेस्ट दिया है, कोई आंसर वांसर की जरूरत नहीं है। पेपर हॉल से निकलते समय छोड़ो, पेपर करते समय पता चल जाता है कि नंबर कितना आने वाला है। अबे जब तुमसे सवाल नहीं हो रहा है तो क्या वो अपने आप सही हो जाएगा? और अगर कोई कहते कि लाओ हम अंधी लगा दें, तो बेटा अंधी लगा के फिर कितने लोग बने हैं, और तुम अगर अंधी ही लगा रहे हो तो तुम अब तक लगा तो रहे थे, तो यहां क्यों बैठे हो? फिर यहां क्यों बैठे हो? तब तो तुम्हें नासा वाले उठा के ले गए होते अब तक, क्योंकि वो भी तो बेचारे अंधी लगा रहे हैं। भेज ही तो रहे हैं, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इलिप्टिकल पाथ में एंटर करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद अपने ऑर्बिट में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अंधी ही तो लगा रहे हैं। वो कहेंगे प्रभु तुम ही आ जाओ, तुम हमसे तगड़ी लगाते हो। और जा रहे होगे, मोदी जी बीच में रोक लेंगे, इसरो वाले खड़े होंगे कि भैया हमारी वाले पे जरा लगा दो थोड़ा। तो तुम कहोगे कि सुनो एक काम करो, सब कुछ ठीक है, बोले हाँ, अरे लो टीका तो लगाया ही नहीं तुमने रॉकेट के, टीका लगाइए। उसके बाद फिर जब लॉन्च हो जाएगा तो फिर लोग एग्जामिन करेंगे तुम्हारे दोस्त यार जो पढ़ने में बहुत तेज थे कि टीका लगाने से 2 ग्राम वेट बढ़ गया, उसके बाद इतना MVR यानी कि इतना मोमेंटम डेवलप हुआ जिसकी वजह से वो ऑर्बिट में एंटर कर गया, और तुम चौड़े से बैठे हो कि देखा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर लगाना था तो भगवान ने उसके लिए व्यवस्था बना रखी है। तो इस जुगाड़ में मत रहिए सर कि अंधी बंदी लगता है। अगर आपको अंधी बंदी लग रहा होता तो आप यहां तैयारी नहीं कर रहे होते। कुछ नहीं अंधी लगता है, उल्टा तुम्हारे साथ स्थिति है कि जेब में 200 रुपया होता है अगर, तो तुमको डर इस बात का रहता है, और 50 बार हुआ होगा, गिरी गया होगा तुमसे। और जो ये कहते थे कि नहीं हमको एक बार 500 पड़ा मिला था, वो ये नहीं बताते कि उन्होंने जीवन में 5000 गिराया भी है। तो नेट प्रॉफिट लॉस में 90% लॉस पे ही है अपने जीवन में। आप एक ही तरीका है, कायदे से पढ़ लीजिए, पढ़ के निकल जाइए। इसलिए एक एक चीज पढ़ना है। क्या ये बात समझ में आती है? अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट शेल को पहचान लोगे, उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को आराम से देख लोगे। हम लोगों ने यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन क्या N+L रूल को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है? अरे बोलो भैया। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बोला था जिसके लिए N+L की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनको बाद में भरते हैं, जिनकी एनर्जी कम होती है उनको पहले भरते हैं। इसी चक्कर में तो नंबर आगे पीछे होता था। अरे 3D पहले आता था और 4S बाद में। क्या ये सब खेल कर चुके हैं हम लोग? अब सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखना है। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन फॉर 3D सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन फॉर 3D सीरीज। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से डी ब्लॉक याद कराया था। 3D सीरीज का मतलब पीरियड नंबर 4 के डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। बोलो भैया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन फॉर 3D सीरीज। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज भाई साहब 25। शुरू हो जाइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहां तक आपको जाना है। क्लियर है मामला? शुरू हो जाओ भाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भरते भरते भावुक नहीं हो जाएंगे, जितने हैं उतने ही भरेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पार नहीं कर जाना है।
यहीं पर कुछ एक्सेप्शंस होंगे, उनको भी पढ़ेंगे। अभी नाम एक्सेप्शन दे देंगे, उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि वो धीरे से आगे चल के बता दिया जाएगा कि वो एक्सेप्शन नहीं है, कुछ वजह रही है जिनकी वजह से वो कन्फ्यूग्रेशन लिखा है। अभी मैं केवल कन्फ्यूग्रेशन लिखना सिखा रहा हूं। तो सर स्कैंडियम का अगर सबने लिखा है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 होगा। ऐसे ही टाइटेनियम का यहां से यहां तक सेम रहेगा, 4s2 3d2 होगा। वेनेडियम का यहां से यहां तक सेम रहेगा, 4s2 3d3 रहेगा। एक छोटी सी बात, जितने लोग हमारे तरीके ये लाइन खींच रहे हैं उसकी जिंदगी में इतना ही ब्लैंक पॉइंट आएगा, पूरा लिखना तुम, क्योंकि हमको आता है, तुम सीख रहे हो। बात समझे या नहीं समझे? तो कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 यहां है जब क्रोमियम में सर, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब रुकना, यहां स्टार बना लेना, एक्सेप्शन है 4s1 3d5 हो जाता है। आपने लिखा होगा 4s2 3d4, यहां पर हाफ फील्ड का चक्कर आएगा, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। अभी केवल स्टार बना लीजिए कि इसको अपने को ध्यान रखना है। यहां पर एक एक्सेप्शन काम कर रहा है, 4s1 3d5 हो जाए। केवल क्रोमियम में है, ना उससे पहले था ना उसके बाद है, नॉर्मली काम हो रहा है। जैसे मैग्नीज के लिए आएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब कोई दिक्कत नहीं है, 3d5। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इसके बाद अगला आदमी है Fe, एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। लिख मारिएगा। केवल और केवल कॉपर के केस में फिर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले से बता दे रहे हैं, लिखोगे आप 4s2 3d9, लेकिन माना गया है 4s1 3d10। क्लियर है मामला? बाकी में नॉर्मल रहेगा, जैसे वैसे भरते रहो। और ये मैंने बोला था कि वो एरो बना के 1s 2s मैंने बनवाया था, आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ये एरो वैरो समझने के लिए है, नेट में आपको याद होना चाहिए। पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन सब लोग लिखो बेटा। Fe के लिए जब आपने लिखा होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7
कोई समस्या नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 स्टार बनाए, एक्सेप्शन है। यहां भरते तो लिखते 4s2 3d9, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डी से वो एस से डी में चला जाता है और कंफ्यूग्रेशन लिखा जाता है 4s1 3d10। स्कूल लेवल पे यही दो कंफ्यूग्रेशन लिखने को आएंगे बार बार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इनको ध्यान रखना है। सिंक में कोई समस्या नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और लास्ट में 4s2 3d10। तो यहां पर आपको किन दो लोगों को ध्यान में रखना है? क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक्सेप्शन काम करता है। एक इलेक्ट्रॉन s से 4s से निकलकर 3d में भेज दिया जाता है, तो बनता है 4s1 3d5 और यहां बन जाता है 4s1 3d10। क्लियर है मामला? आगे चलकर इनको कुछ नाम देंगे, अभी के लिए इतनी बात ध्यान रखना। ठीक बात। एक छोटा सा सवाल, हाउ मैनी, बस यहीं देखकर ही तुम्हें बताना है, यहीं से मामला पता चल जाएगा तुम क्या सुन रहे हो। हाउ मैनी पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मैग्नीज यानी Mn। हाउ मैनी पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Mn। कॉन्फ़िगरेशन सामने है, बताओ सर, बोलो। अब क्या इतने दिमागदार हो कि nth शेल होती है बड़ा नंबर, आगे पीछे कहीं लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 4 नंबर सबसे बड़ा है। ये कौन सी शेल होगी? nth। ये जो 3 नंबर वाली है वो क्या यहां ये तीनों है, और ये तीनों कौन सी शेल होंगी? n-1। n-1 शेल को ही क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, 2, 8 और 5, 13। क्लियर है मामला? तो आंसर लिख लीजिएगा 13, मार्क कर लीजिए वहां पे, ध्यान रखिएगा। ठीक बात। अगला लाइन लिखिएगा, यहां तक क्लियर है मामला? लिखिए, इन आ स्पेशीज, इन आ स्पेशीज if we remove outermost shell electron, if we remove outermost shell electron, the left part यानी बचा हुआ पार्ट, the left part of that species is called kernel। कर्नल मतलब KERNEL वाला कर्नल। यानी अगर किसी से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? कर्नल। ठीक बात। देखो, सोडियम को जानते हो, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन सभी लोग अपनी कॉपी में लिखें। 1s2, 2s2,
2p6 3s1। जो पूछे वो बताते चलना, ठीक बात। यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 3 नंबर वाली। अरे बोलो यार, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 3 नंबर वाली, यही तो है सबसे बड़ी। तो आइए, क्या ये शेल हमारे लिए nth शेल होगी? और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल। तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोल दो। और अंग्रेजी में अभी तुमने सीखा है कि उसी को अल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। तो मैं यहां ऑब्लिक करके अल्टीमेट शेल भी लिख दे रहा हूं, ठीक है सर। अब जो पोर्शन बाकी बचा, तो अगर ये कल को चली जाए तो बाकी तो ये बचेगा। बोलो, अगर वो शेल का इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन गया तो शेल गायब मान ली जाती है, मतलब खाली हो गई वो। तो इसका मतलब ये बचा पार्ट होगा, और इसी को वो क्या बोल रहा है? कर्नल बोल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बना लीजिए सर। सोडियम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो आराम से निकल जाता हो उसे क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो कितना है? 1 है सर। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस ब्लॉक का आदमी है सर, यानी आंसर आएगा 1। सोडियम में कर्नल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इनके जाने के बाद कितने बचे? 10। वो क्या कहलाएंगे? कर्नल। तो ऐसे ही आप किसी में भी बता सकते हैं सर। बोलो सर। अब इसी को मोल कंसेप्ट से थोड़ा जोड़ देते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 0.23 ग्राम सोडियम मौजूद है, यानी Na प्रेजेंट है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए टोटल कर्नल इलेक्ट्रॉन्स कितने हों? छोटा सवाल है बस, ये देखने के लिए कि तुमको कितना याद है। 0.23 ग्राम सोडियम है, हमें बताना है इसमें टोटल कितने कर्नल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इस तरीके का सवाल हम लोगों ने किया हुआ है सर। आप आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, मैंने मोल कंसेप्ट में ही कराया है इसको। Na आ रहा है एक आदमी का, यानी कि ये कह रहे हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आएगा Na, यानी कि वही तुम्हारा आंसर, इनका आंसर सेम है। और कुछ लोगों का तो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या ये बताओ, इधर देखो, एक Na में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे बोलो ना यार। अगर हम टोटल सोडियम एटम निकाल ले तो हमारा सवाल बन जाएगा। किसी के में भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन निकालने के लिए क्या हमको मोल निकालने पड़ते हैं? तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे सर, यहां से क्या निकालोगे?
मोल निकालोगे। तो जैसे ही मोल निकालने जाओगे याद आना चाहिए वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, परमाणु भार। क्या वेट 0.23 ग्राम दिया है और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23। तो इसका मतलब ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मोलों की संख्या कितनी आई 0.1 मोल। क्लियर बात। एक मोल में Na बार होता है, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। क्या होता है, जो चीज आपको दिख रही है वही चीज प्रेजेंट होगी। तो क्या यहां सोडियम एटम के रूप में पाया गया है, ये खूब अच्छे से पढ़ाया था। तो क्या अगर मुझे सोडियम एटम निकालने हैं टोटल, तो टोटल सोडियम एटम क्या होंगे, मोल है 0.1 और एक मोल में कितनी बार होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 0.1 Na। टोटल इतने एटम हैं, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। तो क्या 10 से गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा, यानी 10 इंटू 0.1 इंटू Na। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। जिसको चाहो तो वैल्यू के रूप में लिख सकते हो 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनको कर्नल इलेक्ट्रॉन बोला जाए। एक सेकेंड, हाँ यार बिल्कुल सही। तो हम इसको सीधा सा कर देना, रुक जाओ, हाँ ठीक कह रहा है, 0.01 आएगा। तो ये अपने आप ही 0.01 यहां भी आएगा, तो एक नंबर और कम हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा 10 की पावर 22 आएगा भाई। यहां पर भी इसको, अब तो समझदार हो, 10 की पावर -2 कर दे रहे। बात समझ में आ रही है, एक कम हो जाएगा, 0.23 लिया है, ठीक है। कुल मिलाकर सवाल सेम है सर, सवाल में कहीं कोई समस्या नहीं है। पहला काम मोल निकालो, मोल से एटम निकालो, एक एटम में कितनी बार है वो निकाल लो, गुणा करके काम खत्म। और सीधा फंडा है, जैसे मैं तुमसे कहता हूं 10 डिब्बे पेन है, क्या है 10 पैकेट पेन के दिए, और हमने पूछा टोटल कितने रुपए में 10 पैकेट पेन आएंगे, तो तुम हमसे दो ही सवाल पूछोगे। पहला, एक पैकेट में कितने पेन है, और दूसरा एक पेन की वैल्यू क्या है। अगर मैंने कहा एक पेन 5 रुपए का है, तो तुम सबसे पहले निकालोगे 10 पैकेट है, 10 पैकेट में हर पैकेट में 10-10 पेन है, यानी 10 गुणे 10 100 पेन आ गए। अब 100 पेन गुणे 5 रुपया 500 रुपया, वही काम यहां भी कर रहे हो। टोटल एटम पहले निकाल लिया, एक एटम में जितने कर्नल इलेक्ट्रॉन होंगे उससे उठा के गुणा कर दिए। तो ये सवाल मोल कंसेप्ट में भी आ सकता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो याद रखने कि वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। अगर कल को यहां कोई मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते, फिर Na से गुणा करने पर क्या मिलता, जो चीज दी गई है, मॉलिक्यूल दी है तो मॉलिक्यूल मिलेगा, मॉलिक्यूल को फिर हम किस में बदलते, एटम में। तो वो आगे की कहानी, यहां तक क्लियर है मामला। तो अबाउ प्रिंसिपल में आपने इतनी कहानी दोस्त पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग विलिंग पढ़ लिया है। देखो मैं फिर भी एक बार आपको दिखा दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन कैन बी रिटन एज डिफरेंट मेथड कंप्लीटेड। बोलो सर, इधर आइए। क्या यहां पर इन्होंने बोला nth को आउटर मोस्ट शेल कहा जाता है, मालूम है, यही अल्टीमेट शेल है, इसी को क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाई दिया है, बात समझ में आई रही होगी। n-1 को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, इसी को कोर कहते हैं। अब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मामला, और इसी को प्री वैलेंस शेल भी कहा जाता है। n-2 को क्या बोलेंगे, प्री पेनल्टीमेट शेल। तो जो दूसरा नाम है एंटी अल्टीमेट, वो भी मैंने लिखा दिया है। तो इसमें तुमको थोड़ा बहुत जो लिखना हो लिख लो। वी रिमूव लास्ट n शेल
आखिरी वाली शेल को अगर हटा देते हो, जिसको आउटर मोस्ट शेल कहते हो, तो जो रिमेनिंग शेल्स बचती हैं वो कलेक्टिवली यानी एक साथ क्या कहलाती हैं? कर्नल। पता है तुमको, Fe के बारे में लिखा है। एक छोटी सी बात बता दो, Fe में कितने कर्नल इलेक्ट्रॉन है? अरे मन बुद्धि वाला को क्या, सुनो तो, देखो तो, तुम्हारी बुद्धि देखो, तुम जोड़ रहे हो, तुम ये नहीं दिमाग लगा रहे हो कि 26 में से 2 गया, 24 बचा। अरे बोलो यार, यही तो है आउटर मोस्ट शेल। ये हटा दो तो आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। बना लीजिए। आज जोड़ रहे हैं कि 6 4 10 2 12 6 18 6 24। सब नहीं उतार लेना, एक तरफ से छापने नहीं लगना है, बस ध्यान रखना। अच्छा एक बात और, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने